हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आज फिर आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ, जिसमें हम मास और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फोर्स जो कूलम्ब्स लॉ है उसको हम आपको डिफाइन करके दिखाएंगे बेटा। ठीक है, और लेक्चर में आगे बढ़ते हुए रहिए। देखिए बेटा, सबसे पहले बेटा पॉइंट होगा मास। मास क्या होता है? मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में जो क्वांटिटी कंटेन होती है उससे बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं बेटा? मास। द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कंटेन इन इट इज नोन एज मास। ठीक है, और इसी प्रकार बेटा जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, ये होती है बेटा किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो किसी अन्य ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। ठीक है ना? द प्रॉपर्टी ऑफ एनी द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी due to which it can attract or repel any other body। ठीक है बेटा, अब इसके बारे में थोड़ी डिफरेंस पढ़ेंगे बेटा। ठीक है ना? सबसे पहला डिफरेंस इसमें क्या होगा? मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा इसका क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट, जो मास होता है, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं और इसको मेजर करते हैं बेटा कूलम में। ठीक है ना? द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। और दूसरा पॉइंट इसमें कहते हैं यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, जो क्वांटाइजेशन होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का वो पॉसिबल है, लेकिन मास का क्वांटाइजेशन पॉसिबल नहीं है। द क्वांटाइजेशन of mass is not established yet। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पॉसिबल। द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है, मास जो होती है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। मास डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी। देखो कैसे, m इजिकल टू होता है बेटा m नॉट अंडर में 1 माइनस में v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। यहाँ पे जो m नॉट है बेटा वो रेस्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज डू नॉट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी। ठीक है बेटा, ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, कॉपी करेंगे बेटा इसको। टॉपिक होगा बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स होगा।
इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? जो फोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में लगता है, जो फोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में लगता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है बेटा। अब जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक तो रिपल्सिव फोर्स होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, पहला होता है बेटा रिपल्सिव फोर्स, और दूसरा होता है बेटा अट्रैक्टिव फोर्स। देखो रिपल्सिव फोर्स क्या होता है? रिपल्सिव फोर्स जो होता है सेम चार्ज के बीच में लगता है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सेम टाइप ऑफ चार्ज इज नोन एज रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सेम नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, जैसे सेम नेचर ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं, ये होता है। अब अट्रैक्टिव फोर्स की बात करते हैं, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है ना, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा, ये अपोजिट नेचर के चार्ज में लगता है। जैसे अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, या नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है इसमें। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स में अब हम बात करते हैं बेटा कुछ टाइप्स ऑफ चार्ज और होते हैं, कुछ टाइप ऑफ चार्ज भी होते हैं, उसको हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। जैसे होता है हमारा सोर्स चार्ज होता है, और पॉइंट चार्ज होता है। ठीक है, और टेस्ट चार्ज होता है, कंटिन्यूस चार्ज होता है। कंटिन्यूस चार्ज क्या होता है? और डिस्क्रीट जो चार्ज होता है वो क्या होता है? ये कुछ अलग प्रकार के चार्ज हैं जिसको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, अगर ये आपको डिस्कस नहीं किया गया तो आगे जो पॉइंट समझाए जाएंगे वो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट है, कॉपी करिए इसे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ चार्ज रह गए हैं जो हम देखो हमने बताए थे। एक टाइप चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, वो तो होते ही हैं बेटा। ये जो चार्ज मैं बताने वाला हूँ वो हम आगे भी यूज करेंगे। ठीक है ना, इनके बारे में छोटी छोटी जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए, तो इसलिए हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको प्राप्त कराते हैं। तो पहला होता है बेटा सोर्स चार्ज। क्या होता है? सोर्स चार्ज। देखो बेटा जो सोर्स चार्ज होता है वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, या इसी के कारण हम किसी अन्य फोर्स चार्ज पार्टिकल पर फोर्स महसूस करते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है सोर्स चार्ज। ठीक है ना, जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड और क्रिएट फोर्स ऑन एनी चार्ज। किसी चार्ज पर ये फोर्स महसूस कर सकता है। तो हम जैसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, तो किसी कारण करेंगे बेटा वो सोर्स चार्ज के कारण ही हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, सेकंड होता है बेटा, अब होते हैं हम टेस्ट चार्ज के बारे में चलते हैं बेटा। देखो टेस्ट चार्ज होता है जिस पर हम टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट चार्ज पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं या इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही ज्यादातर हम निकालते हैं, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और ये याद रखना इसका खुद का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इसका खुद भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। आप सुन लीजिए क्यों नहीं होता है। अगर इसका जैसे हम जिस पर हम टेस्ट करने वाले हैं उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
तो जिस सोर्स चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर महसूस करने वाले हैं या जनरेट करते हैं या क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव को, इफेक्ट को थोड़ा कम कर देगा। वो कम कर देगा तो ये अपने अभी कुछ वैल्यू रखेगा, ठीक है। इसलिए हम केवल इसको टेस्ट रखने के लिए करते हैं, इसकी कुछ वैल्यू नहीं होती है, मैग्नीट्यूड नहीं होता बेटा, लगभग जीरो के बराबर होता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होता है, तो इसलिए केवल इसको लगभग इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रखा जाता है, ठीक है। नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और क्या होता है बेटा, नियरली, मैग्नीट्यूड क्या होता है, नियरली इक्वल टू जीरो, मैग्नीट्यूड नियरली इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बेटा हमारा पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होता है, देखो पॉइंट चार्ज क्या होता है, जैसे कोई हमने पॉइंट चार्ज ले लिया, एक ये वाला चार्ज है, एक ये वाला चार्ज है, अगर इन दोनों चार्ज की जो रेडियस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उससे कम होगी तो ये पॉइंट चार्ज कहलाएंगे, अगर इसकी डिस्टेंस से ज्यादा है तो बेटा वो पॉइंट चार्ज नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो इफ द रेडियस ऑफ चार्ज इज ग्रेटर देन the distance between them, then they are not test charge, point charge। तो पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, इफ द रेडियस ऑफ चार्ज इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। अब यहाँ पे लेस देन लगा देंगे तो डेफिनेशन कुछ भी हम बोल सकते हैं, लेस देन है तो वो टेस्ट पॉइंट चार्ज होगा, और ग्रेटर देन है तो बेटा वो पॉइंट चार्ज नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम तुम्हें बताते हैं, जैसे ये एक चार्ज है Q1 है, तो ये क्या बेटा Q2 है, और इनकी जो रेडियस है बेटा R1 R2 है, ठीक है। इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस कितनी R2, ये डिस्टेंस कितनी बेटा R। अगर R1 R2 जो है वो लेस देन R है तो ये है पॉइंट चार्ज, क्या है बेटा ये पॉइंट चार्ज, ठीक है। अगर ये जो R1 R2 है ग्रेटर देन R है, कैपिटल R है, तो ये नो पॉइंट चार्ज, नो पॉइंट चार्ज, ठीक है बेटा। ये थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब देखो हम बात आगे पढ़ेंगे डिस्क्रीट बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, तो डिस्क्रीट बॉडी जब पढ़ते हैं तो डिस्क्रीट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रीट चार्ज के बारे में फिर आता है हमारे कंटिन्यूस बॉडी, कंटिन्यूस बॉडी आती है तो जब कंटिन्यूस चार्ज के बारे में पढ़ते हैं तो ये जो डेरिवेशन है, ये जो पॉइंट है हम आपको क्लियर कराते हैं, देखिए बेटा कॉपी कर लीजिए। जो नेक्स्ट चार्ज होगा बेटा हमारे में डिस्क्रीट चार्ज के बारे में पढ़ा थोड़ा सा। तो डिस्क्रीट चार्ज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है और उस बॉडी पर जो चार्ज है वो अलग अलग फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ चार्ज है, इधर चार्ज है, इधर चार्ज है, एक सिस्टम बना हुआ है और इसमें अलग अलग रूप से चार्ज फैला हुआ है, तो बेटा उसको बोलेंगे डिस्क्रीट चार्ज। व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बॉडी यू नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है। व्हेन charge distributed over the body non uniformly, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये एक बॉडी ले ली हमने और इस पर चार्ज मान लीजिए यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, Q3 है, Q4 है, ये मान लीजिए नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो ये जो चार्ज फैला हुआ है, ये जो चार्ज फैला हुआ है इस प्रकार, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये कंटिन्यूसली नहीं है बेटा, ध्यान रखना, कहने का मतलब नॉन यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, बाकी जो एरिया दिखा हुआ है उस पर नहीं है, तो इसका मतलब ये है बेटा डिस्क्रीट चार्ज। नेक्स्ट आता है 5 पॉइंट कंटिन्यूस चार्ज।
ठीक है। तो कंटिन्यूस चार्ज के बारे में बात करते हैं, तो जो चार्ज किसी भी बॉडी पर यूनिफॉर्मली एक समान रूप से फैला हुआ है तो उसे बोलते हैं बेटा कंटिन्यूस चार्ज। तो व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड continuously over the body is known as continuous charge। अब देखिए जो कंटिन्यूस चार्ज है वो कैसे करेंगे बेटा, समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए एक वायर है, ये वाला, इस पर चार्ज कंटिन्यूसली फैला हुआ है इस प्रकार, और इसकी जो वैल्यू है बेटा क्यू है, तो इसको बोलेंगे कंटिन्यूस चार्ज। ऐसा नहीं कि यहाँ पर चार्ज है यहाँ पर नहीं, यहाँ पर चार्ज नहीं, ऐसा ये कंटिन्यूस एक समान रूप से फैला हुआ है, तो इससे बोलेंगे बेटा कंटिन्यूस चार्ज। जैसे मान लीजिए एक और बॉडी है, ये है, और इस पर एक समान रूप से ये फैला हुआ है। अब ध्यान रखना, मैं पॉजिटिव चार्ज को ले रहा हूं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ले सकते हो या नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो दिखाया गया है, ये जो चार्ज है कंटिन्यूसली समान रूप से पूरी बॉडी पर फैला हुआ है, ये भी चार्ज कितना होगा, क्यूब होगा। ठीक है। अब मान लीजिए एक कोई भी सॉलिड बॉडी है, ठीक है, तो इस पर जब चार्ज कंटिन्यूसली फैला हुआ है बेटा, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं हम, और इसको बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंटिन्यूस चार्ज। तो ये 5 टाइप्स थे हमारे चार्ज के, जिसको बताना काफी जरूरी था। अगर हम इसको नहीं बताते हैं तो जो काफी इंपोर्टेंट जो पार्ट होता है वो निकल जाता है। ठीक है, आगे जो कुछ मैं चर्चा करने वाला हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगी। अगर समझ में नहीं आएगी तो बेटा आपको पढ़ाना ही बेकार हो गया। ठीक है, मैं तो बेकार खड़ा हूँ यहाँ पर, आगे कॉपी कर लीजिए पैसे। देखिए बेटा, अब कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। जो कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होता है बेटा पॉइंट चार्ज के लिए होता है। अगर मैंने पॉइंट चार्ज के बारे में पहले नहीं होता तो आप क्लियर नहीं कर पाते कि पॉइंट चार्ज होता क्या है। तो पॉइंट चार्ज के लिए ये एप्लीकेबल होता है, याद रखना। पहली बात, जो कूलम्ब्स थे, एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने बताया था कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है, दो पॉइंट चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी लग सकता है, रिपल्सिव फोर्स लग सकता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हम बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है उन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये होता है बेटा कूलम्ब्स लॉ। देखो, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द इलेक्ट्रिक फोर्स, बेटा ध्यान रखना मैं यहाँ पे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स ही होते हैं अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of the charge and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट है, हमने आपको बता दी डेफिनेशन किस बारे में। अब बात करते हैं हम, जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट चार्ज है, Q1 Q2, दोनों पॉइंट चार्ज ले लिया हमने, और बीच की डिस्टेंस कितनी बेटा R है। तो इसके अनुसार क्या था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यहाँ पर हम E लगा देते हैं, E इसलिए लगा रहे बेटा कि ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ठीक है,
और एफ जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हो जाती है इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। जब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मिलाते हैं, कंबाइन करिए इनको, तो कंबाइनिंग ईच अदर जब कंबाइन करेंगे तो देखो फोर्स जो होता है वो कितना आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। या हम इक्वेशन बना सकते हो बेटा F E इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर जो K होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है बेटा। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू मीडियम के हिसाब से चेंज होती रहती है, ठीक है ना। तो डिपेंड्स ऑन द मीडियम, डिपेंड्स ऑन द मीडियम, बेटा वो मीडियम पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसको एक बार कॉपी कर लीजिए बेटा, आगे आपको और समझाते हैं। देखो हमारे पास में जो वैल्यू आई थी बेटा एफ इक्वल टू कितना आया था, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन हो जाती है सबसे पहले। फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं बेटा जो K की वैल्यू होती है एयर में कितनी होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या हम बोल सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है ना। तो K की जो वैल्यू होती है क्या होती है बेटा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। या हम लिख सकते हैं F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर जो एप्सिलॉन है वो क्या है बेटा, एप्सिलॉन क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है, तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है कि किसी भी अन्य मीडियम में जो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कितना लग रहा है वो उसकी क्वांटिटी को बताता है। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है, इट डिफाइंड द amount of force acting in the medium, इसके लिए वो अलग होती है। और ध्यान रखना जो एप्सिलॉन नॉट होती है उसकी वैल्यू होती है बेटा 8.85 into 10 to the power -12 यूनिट लिख देते हैं बेटा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हम इसकी वैल्यू यूनिट भी निकाल के दे देंगे। तो यहाँ पर एक के भी निकाला था हमने, तो के की यूनिट और लिख देता हूं, ठीक है ना। के की यूनिट होती है बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर कैसे होती है देखिए। एफ इक्वल कितना था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाइए तो 1 अपॉन 4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो इसकी यूनिट लिखनी है तो ये जो दोनों है चार्ज है बेटा, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम स्क्वायर, ये होता है न्यूटन, 4 पाई की कोई भी यूनिट नहीं होती है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो है यूनिट आ गई इसकी, लेकिन हम बात करते हैं के की यूनिट। तो क्या होती है इसकी यूनिट देखो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू निकालोगे तो F आर स्क्वायर ओवर
Q1 Q2। तो K की यूनिट निकालोगे कैसे हो जाएगा बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। इस प्रकार आप इसकी यूनिट निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, कॉपी कर लीजिए इसे। देखिए अब मीडियम की बात करेंगे, तो मीडियम के लिए जो K की वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा, तो K इज इक्वल टू कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन स्मॉल k। क्या है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना स्मॉल k है, तो जो स्मॉल k है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इस हिसाब से जो फोर्स का फॉर्मूला होता है F मीडियम में कितना हो जाएगा बेटा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब k की वैल्यू और क्या होती है बेटा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन क्या बेटा, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। जब ऑफ द मीडियम है बेटा तो इसके लिए फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, F इक्वल टू कितना आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। मीडियम में है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, अलग अलग फॉर्मूले हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब एक और होता है बेटा, K की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। तो K की वैल्यू जब रखोगे बेटा, F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो K है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू पाई जाती है। ठीक है, जब K की वैल्यू बेटा ध्यान रखना 1 होती है फॉर एयर और वैक्यूम, 1 केस के लिए होती है बेटा वैक्यूम के लिए, तो Fm जो है मीडियम में हो जाएगा। K की वैल्यू 81 होती है फॉर वाटर। ठीक है, याद रखना किसी भी अन्य मीडियम में हम जब चार्ज पार्टिकल्स को लेके जाएंगे तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो डिक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो K की वैल्यू थी नीचे आती है, डिवाइड करते हैं तो किसी वैल्यू से तो उसका आंसर कम ही आता है। और K की वैल्यू बेटा इंफिनिटी होती है फॉर मेटल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इंफिनिटी से किसी भी नंबर पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 0। तो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं बता देता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है मेटल में नहीं लगता है। अगर चार्ज पार्टिकल्स को हम उसके अंदर लेके जाएंगे तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो नहीं लगेगा। तो कैसे नहीं लगेगा बेटा, देखो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इंफिनिटी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब इंफिनिटी से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा बेटा, M इक्वल टू 0, Fm इक्वल टू 0। तो नो फोर्स एक्टिंग इन द मेटल, नो फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्ज पार्टिकल इन द मीडियम। ठीक है ना, मीडियम मतलब मेटल। क्लियर है बेटा, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कॉपी करेंगे। अब वो मेन इंपोर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं जो न्यूमेरिकल सम यूज करें बेटा उनमें काम आएगी काफी ज्यादा मात्रा में। ठीक है ना, तो बता देता हूं, देखिए इंपोर्टेंट है काफी। मेन पहला पॉइंट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, अगर देखो सुनो, जैसे मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल ए है, एक है बी, इस पर Q1 चार्ज है, इस पर कितना बेटा Q2 है। इनिशियली चार्ज ये है, अगर हम इसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए ए है, एक वायर से कनेक्ट कर दिया, इस पर कितना था चार्ज Q1 Q2।
जब चार्ज को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे, करने के बाद में बेटा जब इसको अलग करेंगे तो अलग करने के बाद में ए पर चार्ज कितना आ जाएगा, बी पर चार्ज कितना आ जाएगा। ध्यान रखना कि इन दोनों जो चार्ज हैं इनको ऐड कर दीजिए, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, बीच में साइन आ जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस में Q2 बट्टे 2, मतलब आधा चार्ज आ जाएगा, दोनों पर एक जैसा आएगा चार्ज। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मान लीजिए A चार्ज है और B चार्ज है, इस पर Q1 चार्ज है बेटा, इस पर Q2 है, कनेक्ट कर दीजिए A और B को, माइनस से ध्यान, B कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हम इसको B से कनेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा Q1 Q2 माइनस में, अब हटाने के बाद में चार्ज कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा Q1 माइनस में Q2 बट्टे 2, Q1 माइनस में Q2 बट्टे 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लिया जाएगा, पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन लिया जाएगा। अगर दोनों का नेगेटिव चार्ज है बड़ा ध्यान रखना, वो भी इसी प्रकार लिया जाएगा, जैसे A बॉडी है B बॉडी है, इस पर माइनस Q1 है, इस पर माइनस Q2 है, तो A और B को हम जैसे ही कनेक्ट कर लिया हमने, तो इस पर माइनस Q1 माइनस Q2, तो A पर और B पर चार्ज कितना रह जाएगा बेटा, तो माइनस Q1 माइनस Q2 बट्टे 2, मतलब इनका जो एवरेज आता है वो हमारा आंसर आता है आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, हम आपको इसको आगे भी बताएंगे, ठीक है ना, कॉपी कर लीजिए। अब देखिए जो मेन हमारा थोड़ा सा कुछ पॉइंट रह गया है, डायरेक्शन हम मेन प्रेफर करते हैं, कैसा होता है सुनिए। जैसे मान लीजिए हमने बताया था कि जैसे Q1 Q2 है, Q1 Q2 है, इन दोनों को हम प्रोडक्ट करते हैं, दोनों चार्ज पार्टिकल्स का, ठीक है, विद साइन करते हैं, याद रखना। अगर साइन साथ में आप प्रोडक्ट आता है, वो आता है ग्रेटर देन 0, तो इनका नेचर कैसा होगा, क्या होगा, नेचर क्या होगा देख लीजिए। अब देखो ये जब दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो सकता है, या हो सकता है ये नेगेटिव या ये हो नेगेटिव, तो दोनों सेम टाइप के चार्ज होंगे। जब सेम टाइप के चार्ज हैं तो ध्यान रखना इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, क्या लगेगा बेटा, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, क्वेश्चन में आया Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है हम विद साइन लेंगे, ठीक है, वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ध्यान रखना वो रिपल्सिव फोर्स होगा, क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स क्यों होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं या हो सकते हैं नेगेटिव। नेक्स्ट जैसे Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 आता है, तो बेटा ध्यान रखना ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, पर नेगेटिव आएगा और नेगेटिव लेस देन 0 होता है, और या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, तो ध्यान रखना इनके बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, क्या लगेगा बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर है ना, कॉपी कर लीजिए बेटा। और आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, ऐसे ही हमारे साथ में प्यार बनाए रखिए।